हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। सो गाइज, आज से हमारी एक क्लास स्टार्ट हो रही है डीडीए जेई एग्जाम का। ऑलरेडी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। हम बात करेंगे, एक हमारा नया सब्जेक्ट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको जानकारी दे देते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है डीडीए जेई एग्जाम का दो दिन पहले से। और यदि आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जब लास्ट डेट आती है सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। पहले आपने अप्लाई किया, दोबारा से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा डीडीए जेई का, टेक प्लस नॉन टेक, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, साथ में नोट्स। ये आपका ओनली 1999 रुपये में मिल जाएगा। ये भी ऑफर चल रहा है। एक्चुअल इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें आप ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी मन में सवाल है, 3 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। डीडीए जेई का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न वगैरह इसका रहता है। यदि हम बात करें तो ये आपका मैंने एनालिसिस लिया है। अलग अलग एपिसोड के अंदर मैंने सारी जानकारी दे दी है। नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, मैं ऐप के अंदर भी अपलोड करवा दूंगा। आज से हमारा जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। हम बात करेंगे आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सवाल कैसे कैसे आए हुए हैं, एक शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका पेपर पहले पैटर्न अलग था, 2018 में जो पैटर्न था सेम है जो 2022 का एग्जाम 23 में होने वाला है। दोनों का पैटर्न सेम है। तो हमें देखते हैं कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल है, उन दोनों चीज़ों को हम दिखाएंगे। इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपका जो पेपर है 23/4/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में केवल 10 क्वेश्चन आए थे, इवनिंग शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे। वहीं 24 अप्रैल का जो पेपर था आपका, इसके अंदर 14 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज देखें तो 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया था, आप देख पा रहे होंगे। ऑन एन एवरेज सबका वेटेज ओवरऑल ठीक ही है। तो आप ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। ये शेड्यूल हमारा कुछ इस तरीके का है। ये आपका 6 दिन में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करें क्या कंप्लीट इन्वायरमेंट पढ़ना होगा जो ओवरऑल सारे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं? नहीं भैया, सारे एग्जाम वाला नहीं पढ़ना होगा। सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन है। हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर आपको फील आएगा। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। क्वालिटी ऑफ वाटर पहला हमारा जो चैप्टर रहने वाला है डीडीए जेई के सिलेबस में। वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, इन तीनों क्वालिटी पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सोर्स होता है जहाँ पे हम पानी लेकर के किसी पर्टिकुलर टाउन पे भी सप्लाई करते हैं, इन सभी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी यूनिट होती है सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब पानी को साफ कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। नीड ऑफ सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर फीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवल फीवर के बारे में पढ़ेंगे। फीवर अपरटेनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एंड वाटर ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके सिलेबस में दिया है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास के अंदर हम आपको एक फ्लो डायग्राम बना के दिखाएंगे, तो आपको रियल में फील आए किस तरीके से करना है। देखिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसे चलेगी इस चीज़ को थोड़ा सा इंश्योर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपके जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट है ना, जब मिनट थिकनेस मैं कम कर लेता हूँ पेन की। जो आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसके बाद हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके डीडीए जेई के अंदर पूछे गए हैं, एफएफसी जेई के क्वेश्चन जो रहते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम साथ साथ करवा देंगे। साथ में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। यदि आप खुद से नोट्स बना लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहने वाला है प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस एक बार जुड़ना है आपको और तैयारी करना है। यदि आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी तो फिर कवर करने में प्रॉब्लम आएगी और पेपर बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग 2 मंथ में पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं
तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला रहता है कि हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वाटर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहता है कि भैया हम एयर के बारे में पढ़ते हैं, हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल वाटर वाला टॉपिक मेंशन है। कौन सा? वाटर वाला। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, 100% आपके वाटर से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो वाटर वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब किस तरीके से फील करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वाटर वाले टॉपिक को जो आप पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कहीं भी किसी भी टाउनशिप के अंदर, लेट सपोज इस टाउनशिप के अंदर आपको पानी सप्लाई करना है, इस टाउनशिप में आपको पानी सप्लाई करना है, तो पानी सप्लाई करने से पहले सोर्स ऑफ वाटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोर्स ऑफ वाटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस फ्लो डायग्राम को देखना है। इस फ्लो डायग्राम से आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा फील आने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था बताने का, लेकिन आपको फीलिंग आए ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में पढ़ने में, इसलिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए, हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है। कैसा है? ये हमारा है क्या? सोर्स ऑफ वाटर। हमने कहीं से सोर्स ऑफ वाटर में हो सकता है आपके पास डैम हो, ठीक है, कोई रिजर्वायर हो, ट्यूबवेल हो, वेल हो, रिवर हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये सोर्स ऑफ वाटर में कुछ भी हो सकता है। क्या इस पानी को उस टाउनशिप में सप्लाई कर दोगे? नहीं, इस पानी को आप उस टाउनशिप में सप्लाई नहीं करोगे। तो क्या करोगे? जब इस पानी को आप उस टाउनशिप में सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पानी को साफ करेंगे। साफ करने से पहले भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे? इस पानी को हम ले जाने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। जस्ट अ मिनट। स्पीड फ्लो लगे तो आप डबल स्पीड पे देखिए, लेकिन वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस पानी को ले जाएंगे किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाने से पहले हम क्या करते हैं? इसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते हैं। क्या करते हैं? वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर को हम चेक करते हैं। अब जब वाटर क्वालिटी पैरामीटर आप चेक करेंगे तो कौन कौन से होते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर में? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिटेल में देखेंगे चैप्टर के अंदर। इन पैरामीटर को हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती है, उन यूनिट के थ्रू हमारा पानी साफ होता है। ठीक है, जिसे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। उन यूनिट के थ्रू पानी साफ होगा। पानी साफ होने के बाद हम क्या करेंगे? इस पानी को किसी टाउनशिप में सप्लाई करना है। सप्लाई करने से पहले इस पानी को कहीं ओवरहेड वाटर टैंक होता है। ये क्या होता है? आपका ओवरहेड वाटर टैंक होता है। इस ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। आपने पानी को स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे उस टाउनशिप के अंदर। ये हम क्या बनाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उस टाउनशिप में पानी को सप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने क्या किया? सोर्स ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई किया, फिर पानी के क्वालिटी पैरामीटर को चेक किए। चेक करने के बाद उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, देखते हैं भैया कौन सा पैरामीटर ज़्यादा है कौन सा कम है, पानी को साफ कर दिए। साफ करने के बाद किसी ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है अलग अलग, उसके थ्रू पानी को उस पर्टिकुलर टाउनशिप में सप्लाई करते हैं। कर दिए पानी। अब पानी को सप्लाई करने के बाद यदि आपने 100 लीटर पानी दिया है तो उसका 80% पानी, जितना भी पानी आप देते हैं 80% पानी एज अ वेस्ट वाटर आपको मिलता है। 80% जो वाटर होता है एज अ वेस्ट वाटर मिलता है आपको, वेस्ट वाटर मिलता है, एज अ सीवेज मिलता है। फिर इस पानी को क्या करेंगे? जो ये गंदा पानी है ना, इसको फीवर पाइप के थ्रू कहीं और लेके जाएंगे। ये मैं फीवर पाइप बना रहा हूँ, ठीक है, फीवर पाइप बना रहा हूँ, ठीक है, ये फीवर पाइप है। इस फीवर पाइप के थ्रू कहाँ ले जाएंगे? फीवर पाइप के थ्रू हम ले जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो एक फीवर पाइप कनेक्टेड होती है, छोटे छोटे फीवर पाइप को जोड़ा जाता है। हमने एक पानी को कहाँ ले जाने वाले हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, FTP में ले जाने वाले हैं। अब उससे पहले हम क्या करेंगे? देखिएगा, उससे पहले इस पानी जो हमारे गंदा पानी है ना, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स।
या फिर बेस्ट वाटर पैरामीटर या फिर सीवेज पैरामीटर, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के बाद इस पानी को ले जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। पर ध्यान रखिएगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जब ये आप बनाते हैं ना, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ बना के, जस्ट अ मिनट। देखो ये आपकी फीवर पाइप है, कैसी पाइप है, फीवर लाइन है। अब ये क्या है ना, प्रॉपर तरीके से हमारा गंदा पानी या बेस्ट वाटर इस फीवर के थ्रू जाए किसके अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से जाए, इसलिए हमें इसके अंदर फीवर अपर्टिनेंसेस भी लगाने पड़ते हैं ताकि इसके मेंटेनेंस करने में, साफ सफाई करने में प्रॉपर आसानी हो। तो फीवर अपर्टिनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फीवर अपर्टिनेंसेस आपने नाम सुन रखा होगा, मैन होल है ना, लंप होल, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी। ये हमारा फीवर पाइप है, 80% वेस्ट वाटर जा रहा है, तो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फीवर अपर्टिनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर आपका पानी क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, पानी को साफ करते हैं। किस हद तक साफ करते हैं, डिपेंड करता है पानी को कहाँ छोड़ने वाले हैं। इस पानी को किसी आप लैंड में छोड़ सकते हैं, इस पानी को किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं, इस पानी को किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखा कि ये आपका फ्लेवर जो ओवर मैंने फ्लो डायग्राम बनाया ना, कंप्लीट सब्जेक्ट का है ना, कि किसी सिंगल चैप्टर का है। फिर इस तरीके से चैप्टर के भी हम बनाएंगे अलग अलग तरीके से। जैसे वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो पूरा फ्लो डायग्राम बनेगा इसका, सीवेज ट्रीटमेंट का अलग फ्लो डायग्राम बनेगा। लेकिन अभी आपने जो पढ़ा है ये कंप्लीट आपके जो फ्लेवर में या फिर वाटर वाला फिगमेंट है जहाँ पानी सप्लाई करना है, तो क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में मैंने बता दिया। इसको अपने कॉपी पे बना लो, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, 2 महीने बाद एग्जाम में इतना कुछ करवा देंगे कि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। समझ में आ गई बात। तो फिर आप पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ वाटर इफ्यू कहते हैं। तो यही आपके फ्लेवर में मेंशन है, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इनको आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 आपका क्या है, क्वालिटी पैरामीटर, या फिर चैप्टर 1 बोलिए, फिर टॉपिक 1 बोलिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, क्वालिटी पैरामीटर के बारे में, वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो दिस इज चैप्टर 1। जो कुछ भी लिखवाऊंगा उनको प्रॉपर लिखते जाना, काम आप लोगों का हो जाएगा। वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। मैं पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा, लिख लिख के पढ़ाऊंगा, जब जैसे आपको नीड लगेगी। पहला हमारा जो रहेगा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है, दूसरा आपका होता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तीसरा आपका होता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इन तीनों से बहुत अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है, 1 लाइनर सवाल आते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। पहला हेडिंग बनाइए, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में क्या क्या आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सवाल पूछा है कि भैया इनमें से कौन सा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है और इनमें से कौन सा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में क्या है, जो आपको अपने सुंदर नैनो से दिख रहे हैं, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड, क्या आता है, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड। दूसरा आपका आता है टर्बिडिटी, क्या आता है, टर्बिडिटी। तीसरा आता है कलर। फोर्थ अपना आता है टेस्ट एंड अडर, टेस्ट एंड अडर। फिफ्थ आता है टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर।
ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये आपके 5 FA पैरामीटर जो कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में पहला क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड। ये सस्पेंडेड सॉलिड किस चिड़िया का नाम है, इसको देखिए। पहला है सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड। अब ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है इसको समझना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी रिवर से, मान लीजिए आपने किसी रिवर से, ये रिवर है, इस रिवर से आपने पानी लिया और इस पानी को ले जाते हैं, ठीक है। ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज अ रिवर। अब इस रिवर के पानी को आपने किसी कंटेनर में डाल रखा है। लेट्स सपोज इस कंटेनर के अंदर आपने रिवर के पानी को डाल रखा है, ठीक है। रिवर के पानी को आपने कंटेनर में भर दिया, ये रिवर का पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर इस पानी में केवल पानी ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मैटर्स भी आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे मैटर्स भी इस पानी के अंदर आपको नज़र में आ रहे हैं। ये कौन से मैटर है भाई, ये कौन से मैटर हैं, इस चीज़ को देखना है। ये आपके हैं सस्पेंडेड सॉलिड। कौन से हैं, सस्पेंडेड सॉलिड। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड में क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि मान लीजिए एल्गी हो, ठीक है, एल्गी हो सकता है सैंड हो, या फिर कोई ब्रोकन पीस ऑफ ट्री हो, या फिर लीव्स हो, पत्तियां हो, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई क्ले का पार्टिकल हो, कोई सिल्ट का पार्टिकल हो, ये सब क्या है, ये आपके सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है। तो इस कंटेनर में पानी के साथ साथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी तैरते रहते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी तैरते रहते हैं। तो क्या ये सही है पानी के अंदर, बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आपको इस पानी को पीने के लिए दिया जाएगा ना, कांच के ग्लास में रहेगा तो आप पानी को पिएंगे नहीं, दिखने में भी ख़राब लगता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ है। सस्पेंडेड सॉलिड जिस पानी में रहेगा वो पानी पीने के लिए लायक नहीं रहता। तो क्या कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है क्या, फिर कितनी वैल्यू अलाउबल रहती है, यहाँ सवाल बनते रहते हैं, यहाँ सवाल बनते हैं। और इसके अंदर भी थोड़ा सा और जान लीजिए, उसको पढ़ने से पहले क्या लिमिट है। लिमिट से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें होंगी। एक तो सस्पेंडेड सॉलिड जो आपको दिखते हैं, और कुछ ऐसे भी सॉलिड होंगे जो घुले हुए हैं, यानी कुछ डिजॉल्व्ड सॉलिड भी होंगे। क्या होंगे, कुछ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स भी होंगे जो आपको दिखते नहीं हैं, जो आपके दिखते नहीं हैं। यानी इस पानी के अंदर टोटल सॉलिड्स होगा, इस पानी के अंदर टोटल सॉलिड्स में इस पानी के अंदर क्या होगा, टोटल सॉलिड्स। तो टोटल सॉलिड्स में ये आपके सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड। दूसरा आपका होगा डिजॉल्व्ड सॉलिड, डिजॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है। एक तो सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, दूसरे आपके क्या होंगे, डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। अब हम कैसे जाने कितना सस्पेंडेड सॉलिड है, कितना डिजॉल्व्ड सॉलिड है, तो मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट हम सीखेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इससे भी सवाल आपके पेपर में बनते हैं। तो हेडिंग बनाइए मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। क्या करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेजरमेंट करने के बाद इसके जो यूनिट आप लिखेंगे मिलीग्राम पर लीटर में, किसमें लिखेंगे, मिलीग्राम पर लीटर में, कि 1 लीटर पानी के अंदर इतने मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड होता है जिसमें वेट का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड से अपन क्या करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड से वेट का मेजरमेंट करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा हम पता लगाएंगे कि इस पानी के अंदर कितना सस्पेंडेड सॉलिड है, कितना डिजॉल्व्ड सॉलिड है। तो चलिए दोनों को मेजर करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सस्पेंडेड सॉलिड पता करना है, ठीक है। एक तरीका है कि आप टोटल सॉलिड पता कर लो। तो टोटल सॉलिड पता करने के लिए क्या करोगे, इस पानी को ना आप 104 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दो, समझते चलना। इस पानी को 104 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो 104 में तो पूरा वेपर बन के उड़ जाएगा, और जो आपको टोटल सॉलिड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन नॉट मच इंपॉर्टेंट, समझते चलते हैं। 104 डिग्री सेल्सियस में पानी को आपने गर्म कर दिया तो आपको टोटल सॉलिड मिल जाएगा, पानी आपका निकल जाएगा, जो उसके अंदर पार्टिकल बचेंगे वो टोटल सॉलिड होंगे। लेकिन सर हम तो पढ़े सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे अलग करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड को अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पानी को ना, हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, जस्ट अ मिनट गाइज। हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, इस फिल्टर पेपर से हम पानी को पास कराएंगे। जब पानी को पास कराएंगे तो बहुत सारे पार्टिकल अटक जाएंगे,
बहुत सारे पार्टिकल इस फिल्टर पेपर के ऊपर अटक जाते हैं। ये सारे पार्टिकल अटक गए, ये सारे पार्टिकल अटक गए, तो ये जो पार्टिकल अटक गए हैं ये आपके क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है। ये आपके क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड। अब जो पानी आएगा इस फिल्टर पेपर से नीचे, ये पानी इस कंटेनर में आ गया, ठीक है, इस पानी कंटेनर में आ गया, तो इस कंटेनर में पानी तो है लेकिन इसके साथ इसमें क्या होंगे, डिजॉल्व्ड सॉलिड भी होंगे। क्या होंगे, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो पार्टिकल वो सस्पेंडेड सॉलिड है और फिल्टर पेपर से जो पानी पास हो चुका है उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड है। अब आप क्या करो, इस पानी को, जो सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर है ना, 104 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म कर दो, तो जो पार्टिकल के ऊपर पानी चिपका हुआ है ना वो पानी निकल जाएगा, तो केवल और केवल सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर तब इसके बारे में और देखेंगे। मान लीजिए आपको डिजॉल्व्ड सॉलिड पता करना है तो आप भी इसको 104 पे गर्म कर दो, 104 पे गर्म कर दो तो आपका पानी निकल जाएगा, जो सॉलिड बचेंगे वो डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। कौन सॉलिड होंगे, डिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे। बाकी इसका दूसरा एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें आयन वगैरह कुछ चेंज करते हैं, डायआयनिक टिफ्टर होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट इतना आप जानो, इतना चीज़ समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, काम की चीज़ इतनी ही आपके लिए है, ठीक है, इतनी ही चीज़ आपके लिए काम की है कि थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। कभी ऐसा आ जाए कि सर एक चीज़ और सवाल आता है कि हमारे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड है या फिर टोटल सॉलिड है, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, एक तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा और एक होगा इनऑर्गेनिक पार्ट। इनको अलग करना है तो क्या करना पड़ता है, इनको अलग करना है तो आपको क्या करना है, पानी को 600 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है। या फिर एक काम कर सकते हैं, पानी क्यों गर्म करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड आपने अलग कर लिया, सस्पेंडेड सॉलिड को आप गर्म कर दो, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड को आप 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा ना, ऑर्गेनिक वाला पार्ट क्या होगा, ये आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, CO2 के अंदर, H2 के अंदर और कुछ गैसेस वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का जो पार्ट बचेगा इनऑर्गेनिक पार्ट बचता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन को अलग करने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और केवल सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करना है या फिर डिजॉल्व्ड पार्टिकल को अलग करना है तो 104 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए जहाँ पे डायरेक्टली सवाल आपके पेपर में बनेंगे उनके बारे में। नोट का पहला पॉइंट है कि अलाउबल लिमिट क्या होती है, परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक एजेंसी है इसके बारे में लिख लीजिए, एज पर EPA USA, ये क्या है, EPA क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है USA के अंदर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसके तहत द परमिसिबल लिमिट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर, द परमिसिबल कंसंट्रेशन, द परमिसिबल concentration of suspended solids in drinking water कितना होता है भैया, 23 मिलीग्राम पर लीटर। कितना होता है, 23 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो परमिसिबल लिमिट होती है सस्पेंडेड सॉलिड की ड्रिंकिंग वाटर के अंदर है कितनी होती है, 23 मिलीग्राम पर लीटर होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, कॉज फॉर रिजेक्शन मीनिंग समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। ये आपको होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USA के तहत जो पीने वाला पानी है उसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा 23 मिलीग्राम पर लीटर है, तो बढ़िया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास वो पानी ही नहीं मिल रहा है, कोई अल्टरनेट सोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पानी के अंदर 500 मिलीग्राम पर लीटर सस्पेंडेड सॉलिड है, तो क्या पानी को यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया जब पानी आपको मिले ही ना, कोई अल्टरनेट सोर्स ही ना मिले और इससे ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड है, तो कहाँ तक जा सकते हैं, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, नोट कर लेना इन पॉइंट को। तो यहाँ सवाल आएगा तो आपके कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सारे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला पैरामीटर आपका होता है टर्बिडिटी। तो हम बात करेंगे टर्बिडिटी के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब टर्बिडिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पानी के अंदर जो टर्बिडिटी होती है किसकी वजह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पानी के अंदर जो टर्बिडिटी होती है वो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होती है। पानी के अंदर जो टर्बिडिटी होती है वो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होती है, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब एक बात समझ में आना चाहिए कि सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ होते हैं। तो ग्राउंड वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत कम होते हैं, लेकिन सरफेस वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। सरफेस वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो कोई वेल का पानी है ना, कुएं का पानी है, तो वहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल कम मिलेंगे, तो टर्बिडिटी कम मिलेगी। कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है जो सरफेस वाटर सोर्स में आते हैं, वहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ टर्बिडिटी ज़्यादा मिलती है, टर्बिडिटी वहाँ ज़्यादा मिलती है। लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब होता है गंदलापन। मतलब क्या है इसका, कैसे मेजर करेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी का मतलब समझो गंदा, पानी गंदा है, ये समझ में आ गई बात। मतलब मटमैला दिख रहा है, आपने 1 रुपये का सिक्का डाला पानी के अंदर, दिख ही नहीं रहा है, ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, दिख नहीं रहा और पानी गंदा है। इसका मतलब क्या है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इसको मैं समझा देता हूँ। इससे मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, यदि हमें पानी के अंदर टर्बिडिटी को चेक करना है ना, पानी के अंदर हमें टर्बिडिटी चेक करना है कि पानी के अंदर टर्बिडिटी कितनी है, तो क्या करेंगे, इस पानी को एक कंटेनर में भरेंगे। इस पानी को एक कंटेनर में भरते हैं। आपने पानी को कंटेनर में भर दिया, लेट्स सी इस इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। आपने कंटेनर के अंदर पानी को भर दिया। पानी को भरने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इस पानी के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहिए या फिर सॉलिड कहिए। इस पानी के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। इस पानी में आप क्या करते हैं, लाइट को पास कराते हैं। इस पानी के अंदर आप लाइट पास कराते हैं, इंसिडेंट लाइट रे, या फिर आप इस पानी से लाइट पास कराते हैं। तो होगा क्या, कुछ लाइट इन पार्टिकल के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी। क्या करेंगे, पार्टिकल लाइट को सोख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। कुछ लाइट आपको डायरेक्टली पास होती हुई दिखेगी, पास हो जाएगी, और कुछ क्या होगी, इनसे टकरा करके ना किसी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो वेरी लेस मात्रा में आपको लाइट इधर देखने को मिलेगी, वेरी लेस मात्रा में। अब ये जो लाइट आती है ना, इसी को मेजर कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट बाहर आई है इस कंटेनर से बाहर, ये पानी सॉलिड पार्टिकल से पास होकर के कितनी लाइट आई हुई है, वहाँ फिर टर्बिडिटी चेक करते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं, नहीं आ रहा ना, वेट करिए, आगे मेथड बताएंगे तो क्लियर आ जाएगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा है। मन में एक सवाल आता होगा, क्या ज़रूरत है करने की, क्या ज़रूरत है बताइए, क्या क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, समझते हैं क्यों करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई रिवर है, ठीक है, एक आपके पास क्या, ये रिवर तो रिवर है, किसी के पास थोड़ी होती है, वो रिवर तो रिवर है, अपने लोकेशन पे फ्लो होती रहती है, ठीक है। अभी जब मेरी प्रैक्टिस हो गई है बोलने बोलने की, आपको मैंने कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है, ये आप देख पा रहे हैं रिवर है। अब इस रिवर में पानी भरा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस रिवर में पानी भरा होगा। अच्छा, इस रिवर में पानी के साथ साथ क्या हो सकते हैं, इस रिवर के अंदर पानी के साथ साथ एक्वाटिक प्लांट होंगे, एक्वाटिक प्लांट होंगे, होंगे नहीं होंगे, एक्वाटिक प्लांट होंगे। एक्वाटिक प्लांट के अलावा क्या हो सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। इस पानी के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड भी आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट अ मिनट, इस पानी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, अब क्या है, ये पानी सस्पेंडेड पार्टिकल है, सस्पेंडेड सॉलिड है, तो पानी में गंदा है, पानी के अंदर टर्बिडिटी है। अब होगा क्या, एक्वाटिक प्लांट में मान लीजिए पानी के अंदर एल्गी है, क्या है, एल्गी है। तब एल्गी को भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ मान लो सन है, यहाँ क्या है, सन है। आप जब बस मैं बता रहा हूँ, इमेज अच्छा नहीं बना तो परेशान मत होना, ये क्या है, सन है। अब सन से सनलाइट आएगी, सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी इस पानी के अंदर। जब एल्गी को सनलाइट मिलेगी,
जब एलगी को सनलाइट मिलेगी तो एलगी क्या करेगी, भोजन बनाएगी, तो O2 प्रोड्यूस करेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, और इसके अंदर जो एनिमल्स हैं जैसे फिशेस है, मान लो इसके अंदर एनिमल्स हैं जो एक्वाटिक एनिमल फिशेस हैं, इनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो बढ़िया फिर लाइफ इनका सर्वाइव रहेगा, इकोसिस्टम प्रॉपर मेंटेन रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लो जो यहाँ एलगी है, जो नीचे एलगी है, अब इस एलगी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, इन जो सस्पेंडेड पार्टिकल है सनलाइट को अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ को सोख लेते हैं, कुछ लाइट टकरा करके वापस लौट जाती है। यानी सनलाइट इस नदी के बॉटम में आ ही नहीं पा रही है। इस नदी के जब बॉटम में नहीं आ पाएगी तो ये एलगी क्या करेगी, भोजन नहीं बना पाएगी। जब ये एलगी भोजन नहीं बना पाएगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगी। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ मर जाएंगी, है ना, मछलियाँ मर जाएंगी तो पानी और भी गंदा हो जाएगा। इसलिए टर्बिडिटी को जानना जरूरी है, पानी के अंदर टर्बिडिटी का कम होना जरूरी है। चीज़ें क्लियर हो गई। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इस रिवर में सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल सनलाइट को पास नहीं होने देंगे, जिससे पानी में जो एलगी है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगी। एलगी सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो सनलाइट को सस्पेंडेड पार्टिकल ने रोक लिया, तो एलगी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, तो एक्वाटिक एनिमल जैसे फिशेस वगैरह मर जाएंगे, पानी और गंदा हो जाएगा। ये मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको बता दी। यदि आप कहानी समझ में आ गई तो अब काम हो जाएगा आपका, ठीक है, कहानी समझ में आ गई तो आपको काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से और सवाल जो आएंगे मेजरमेंट के ऊपर आएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल आएंगे तो बन जाएगा, लेकिन मेजरमेंट वाले जो सवाल आएंगे उसको कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक लिखना है मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी को किस तरीके से मेजर करेंगे, पानी के अंदर टर्बिडिटी को किस तरीके से मेजर करेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास होता है टर्बिडिटी राड। क्या होता है, टर्बिडिटी राड होता है, नोट कर लो काम आएगा, टर्बिडिटी राड आता है। दूसरा हमारे पास होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। क्या होता है, टर्बिडिटी राड होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, बेलीज टर्बिडिटी मीटर होता है, बेलीज टर्बिडिटी मीटर होता है। फोर्थ होता है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर क्या क्या होता है, टर्बिडिटी राड होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, बेलीज टर्बिडिटी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर होता है। तो ये आपके 4 इंस्ट्रूमेंट मैंने लिखवा दिए। इन चारों इंस्ट्रूमेंट को जानना जरूरी है, इनके बारे में सवाल आता रहता है। ध्यान सुनिए, आपके एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल आएंगे, अब आप कुछ भी गलती कर दोगे, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ लो तो आपके काम की चीज़ें हो जाएंगी। वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में है। तो टर्बिडिटी राड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलीज टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर। और ये आपका जो बेलीज टर्बिडिटी मीटर है, नेफ्लोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ तब करते हैं जब पानी को ना टाउनशिप में सप्लाई करते हैं ना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो थर्ड एंड फोर्थ जो आपका यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, कहाँ, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। अब कहीं किसी टाउन में आप पानी को सप्लाई कर रहे हैं पीने के लिए, तो जो टाउनशिप में पानी सप्लाई किया जाता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है। तो बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर वहीं यूज होते हैं, ठीक है, ये वहीं यूज होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर कर समझ में आनी चाहिए, आ रही है तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो टर्बिडिटी राड होती है इससे कैसे मेजरमेंट होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से क्या होता है, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट। पहला हमारे पास है टर्बिडिटी राड। पहला हमारे पास क्या है, टर्बिडिटी राड है। पहला हमारे पास क्या है, टर्बिडिटी राड है। जस्ट अ मिनट। अब ये टर्बिडिटी राड में कैसे मेजर करते हैं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एक सिंपल सी राड होती है। ये क्या होती है, एक सिंपल सी राड होती है जिसके बॉटम में, ये आपकी एक राड होती है, ठीक है, ये एक राड होती है जिसके बॉटम में प्लेटिनम की निडल लगी होती है, जिसकी बॉटम में प्लेटिनम की निडल लगी होती है, प्लेटिनम निडल लगी होती है, प्लेटिनम की निडल लगी होती है। और इसमें मार्किंग होती है, इसमें क्या होती है, मार्किंग होती है, ध्यान समझिए, इसमें इस तरीके की कुछ मार्किंग होती है।
इस तरीके से मार्किंग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 है तो यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 10, 0। इस तरीके से इसमें क्या होती है, मार्किंग होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पानी के अंदर टर्बिडिटी चेक करनी है। हमें पानी के अंदर टर्बिडिटी चेक करनी, तो हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। ठीक है, ये जो सरफेस मतलब क्या है, फ्री वाटर सरफेस को रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, इफ़ हमारे पास जो टर्बिडिटी रॉड है, ये हमारे क्या है, ये जो टर्बिडिटी रॉड है, टर्बिडिटी रॉड है, इसको इस पानी के अंदर घुसेड़ेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। तो आपने पानी के अंदर टर्बिडिटी रॉड को इन्फर्ट किया। मान लीजिए प्लेटिनम की निडल मैं इधर लगा देता हूँ, ये प्लेटिनम की निडल लगी है। तो अब क्या करेंगे, समझते हैं इसको। इस पानी के अंदर टर्बिडिटी रॉड को आप अंदर डालेंगे, इस पानी के अंदर टर्बिडिटी रॉड को आप अंदर डालेंगे और तब तक डालेंगे, इस पानी के अंदर टर्बिडिटी रॉड को तब तक डालेंगे जब तक ये प्लेटिनम की निडल दिखना बंद ना हो जाए, प्लेटिनम की निडल दिखना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कितना पानी है, इस पानी के अंदर टर्बिडिटी कितनी हुई, कैसे मेजर करेंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर के पानी के अंदर जो टर्बिडिटी थी ना, पानी के अंदर जो प्लेटिनम की निडल है वो दिखना बंद हो गई। फिर समझिए आपने इस रॉड को इस पानी कंटेनर के अंदर, ये हमारा क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो भरे हुए पानी के अंदर डाल रहे हैं, तब तक डालते हैं जब तक प्लेटिनम की निडल दिखना बंद ना हो जाए। अब इस पॉइंट पर आकर के प्लेटिनम की निडल दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट था 20, यहाँ पर 20 मार्किंग था, तो हम क्या कह देंगे, भैया पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है ना 20 मिलीग्राम पर लीटर है, पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है 20 मिलीग्राम पर लीटर है। या फिर ऐसा कहते हैं, ये यूनिट होती है तो इसको 20 यूनिट भी कह सकते हैं। तो 20 यूनिट का मतलब हुआ पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है ना 20 मिलीग्राम पर लीटर है, जिस पॉइंट पे दिखना बंद हो गया। लेकिन फिर ये कैसे है, मतलब ये जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है और आर्ट में मार्किंग कैसे होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। समझते चलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है। 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड, 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका लेते हैं, बारीक पिसी हुई सिलिका आप लेते हैं, और 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है वो पानी पूरी तरीके से साफ है, उसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब वो पानी पूरी तरीके से साफ है, उसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा साफ पानी था हमारे पास। इस कंटेनर में हमने 1 लीटर पानी लिया, जो हमारे पास 1 लीटर पानी था वो कैसा पानी था, डिस्टिल्ड वाटर था, कोई भी टर्बिडिटी नहीं थी। बारीक पिसी हुई फाइनली डिवाइडेड सिलिका, यानी बारीक पिसी हुई सिलिका को उसके अंदर डाल देते हैं, बारीक पिसी हुई सिलिका को घोल देते हैं। फिर इस टर्बिडिटी रॉड को इस कंटेनर में इन्सर्ट करते हैं। जहाँ प्लेटिनम की निडल दिखना बंद हो जाए वहाँ 1 यूनिट लिख दो, वहाँ 1 यूनिट लिख दो। इस तरीके से मार्किंग करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर बता रहा हूँ। आपने क्या किया, आपके पास 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका डाल दिया। ठीक है, फिर इस रॉड को इसके अंदर डालते हैं, जहाँ पर दिखना बंद हो जाए प्लेटिनम की निडल वहाँ 1 यूनिट मार्क कर देते हैं। मान लो इस पॉइंट पे दिखना बंद हो गई ये निडल, तो हम यहाँ दे देंगे भैया 1 यूनिट, यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन मान लीजिए आपने यदि इस पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर आपने 5 मिलीग्राम डाल दिया फाइनली डिवाइडेड सिलिका, बारीक पिसी हुई सिलिका, तो जिस पॉइंट पर निडल दिखना बंद हो जाएगी पानी के अंदर टर्बिडिटी कितनी कहलाएगी, 5 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरीके से मार्किंग करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और यहाँ सवाल बनता है कि कैसे कैसे करते हैं, तो बन जाएगा आपसे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अगला हमारा मेथड है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। अगला हमारा मेथड क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। अगला हमारा मेथड कौन सा है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। अब जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के बारे में क्या क्या सवाल बनेंगे ये समझते हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, इसको हम तब यूज करते हैं जब पानी के अंदर ना टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज ओनली
यूज्ड ओनली व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 25 यूनिट। जब पानी के अंदर जो टर्बिडिटी होती है 25 यूनिट से ज़्यादा होती है, यानी 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है, उस पानी के केस में हम जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से टर्बिडिटी चेक करते हैं। अब लेकिन जो साफ पानी होता है, साफ पानी की कितनी होती है, 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, यानी जो साफ वाला पानी होता है ना, पीने वाला पानी होता है, उसकी टर्बिडिटी 10 से कम होती है, यानी पीने वाले पानी की तो यूज ही नहीं कर सकते। इसको यूज वहाँ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा पॉइंट है कि लेबोरेटरी मेथड होती है। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेबोरेटरी मेथड में इसका यूज़ करते हैं, यानी ये लेबोरेटरी मेथड है, फील्ड मेथड नहीं होती, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लिख लो, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये जो मेथड होती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने वाले पानी के लिए यूजफुल नहीं होती। तो गाइज इस वाले पॉइंट के अंदर जो टर्बिडिटी मेजरमेंट का सेकंड तरीका है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब पानी के अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा होती है 25 यूनिट से, 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर का यूज करते हैं। कम होती है तो भैया अलग मेथड का यूज करते हैं, आगे देखेंगे कौन सा होता है। पीने वाले पानी की टर्बिडिटी कितनी होती है, 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ये लेबोरेटरी मेथड होती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो और मेथड्स हैं उनके बारे में देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के हमने इस क्लास में क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपके DDA JEE में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने एन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा आपको शेड्यूल बताया कि हमारा जो बैच चल रहा है DDA JEE का, बहुत ही कम फीस है, इन 2000 के अंदर कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक मिल रहा है, और भी प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, अपडेट कंटेंट नहीं मिलेगा। प्रॉपर एनालिसिस करके हम DDA JEE फोकस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं, ये सबसे खास बात हमारी है। प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, जूम में डाउट सेशन क्लियर होते हैं, 1-to-1 डाउट सेशन चैट के अंदर हो जाते हैं, ये फैसिलिटी आपको मिलती है, और टाइम पे सिलेबस कवर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कि सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस में है। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ये नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं। फिर मैंने फ्लो डायग्राम बना के आपको दिखाया, ठीक है, ये तो आपके लिए नहीं है, इसको मैंने दिखाया कि अब फिर पहला वाला चैप्टर स्टार्ट किया। 3 टाइप के पैरामीटर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसमें फिर हमने फिजिकल के 2 पैरामीटर को पढ़े हैं, सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी के बारे में, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दी उनको नोट कर लेना अच्छे से। फिर आपका जो ये पैरामीटर है कौन सा, टर्बिडिटी वाला, टर्बिडिटी में 2 मेथड 4 मेथड होते हैं, 2 मेथड मैंने बता दिया, टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी जो मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन करके अभी से तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। अभी से करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट में एग्जाम डेट आने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर ऊपर ऊपर से पढ़ने में कुछ काम नहीं होगा। वैसे भी क्रैश कोर्स है तो इतना कुछ कवर कर देंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।